हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका कुतुब सर चैनल में। आज हम प्री बोर्ड 2023 का जो एमपी बोर्ड की साइट पर पेपर डला हुआ है, सेट बी है ये, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सेट बी है ये, इसके सभी क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर देरी शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़कर देखिए। कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, इसका मतलब अंदर की तरफ यानी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। तो इसका बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होना चाहिए, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा। इसकी दिशा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम V = IR यानी ओम का नियम जब हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं या सदिश रूप में देखते हैं तो वो आता है J = σ.E, यानी E और J सेम दिशाओं में है। यहाँ पर J क्या है, धारा घनत्व, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा है कंडक्टिविटी। तो इससे जाहिर होता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। देख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हेनरी इसका आंसर है। प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको एक इक्वेशन याद होना चाहिए, जिसे कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला μ-1.1/R1 - 1/R2। एक तो ये लेंस मेकर सूत्र है ना, लेंस निर्माता सूत्र, और इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि किस रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो 1/f की जगह पर आप P लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/f मतलब क्या, P के बराबर। P क्या है, लेंस की क्षमता है ना। अब जिसके लिए म्यू सबसे छोटा होगा उसके लिए P सबसे छोटा होगा। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए म्यू जो होता है वो सबसे कम होता है ना। लाल रंग के प्रकाश के लिए म्यू सबसे कम होता है, क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्ट वेवलेंथ सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो लाल इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है। अगर इसकी तरंगदैर्घ्य हम निकालें तो तरंगदैर्घ्य कितनी निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। इसकी तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र निकलेगा, लैम्डा बराबर लैम्डा बराबर 12.27 या 12.3 भी लिख सकते हैं इसको, और इसके अपोन में आता है √V0। अब V0 का मान यहाँ पर 150 दे रखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा लैम्डा = 1.0 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो इसका आंसर है पराबैंगनी। देख लेते हैं, यस करेक्ट आंसर पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, n प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो बनता किससे है, जब हम जर्मेनियम में यानी प्योर सेमीकंडक्टर में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम मिक्स करते हैं जिसकी संयोजकता 5 हो। तो पंच संयोजी यहाँ दिखाई दे रहा है, पंच संयोजी यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी के त्रिसंयोजी तो गलत है। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एन प्रकार का जो होता है अर्धचालक उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर वाक्य पूर्ण कीजिए।
सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड के लिए आप एक बात याद रखिए, जब इसे हम पानी में मिला देते हैं तब ये चालक बना देता है घोल को, ठीक है। लेकिन जब इसे पानी में नहीं मिलाओगे तब तक ये विद्युत रोधी होगा, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में विद्युत रोधी है, ठीक है। अगला है प्रेरण प्रतिघात, एसआई यूनिट इसकी ओम होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए इसे। देखो जो जल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक, अब इसमें एक पानी का बुलबुला है ना, ध्यान से समझिए, पानी का एक बुलबुला है, इस पानी के बुलबुले के अंदर क्या है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के वातावरण के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपका जो अपवर्तनांक है उससे कम है। तो लेंस, मतलब लेंस जो बनेगा दिखने में तो कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा, लेकिन इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो इसका आंसर सही क्या है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, आई तीव्रता की दो प्रकाश तरंगों का किसी बिंदु में पथांतर 3 लैम्डा है, इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर तीव्रता का जो सूत्र हमने पढ़ा था, रिजल्टेंट तीव्रता, वो पढ़ी थी हमने I1 + I2 + 2√I1 I2, है ना, व्यतिकरण है ये व्यतिकरण का फॉर्मूला बनेगा cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, चूंकि यहां पर जो डेल्टा x है वो n लैम्डा है, तो यहाँ जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 6 पाई, और जब 6 पाई बनेगा तो cos पाई 6 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो सूत्र बनेगा वो बनेगा I1 + I2 + 2I1 I2 का स्क्वायर रूट। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों की तीव्रता समान है, जो प्रकाश स्रोत हमने लिए हैं उनकी तीव्रता समान है, तो रिजल्टेंट तीव्रता कितनी आ जाएगी, IR = I + I + 2I, दैट इज 4I। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, 4I। क्लियर बात, इसका सही आंसर रहेगा 4I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, तो भैया आवृत्ति पर डिपेंड करती है, हम पढ़ चुके ये, किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर। कौन सा मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, तो दोनों ही मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते। कौन से गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं, तो नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। यह हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके आंसर भी है, ये रहे आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी धारावाही परिनलिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा ½ Li²। क्या बनेगा इसका सूत्र, ½ Li²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एसी परिपथ में धारा का मान 10 एम्पियर है, तो इसमें आंसर आएगा RMS का सूत्र जो बनता है वो है I0/√2। हमें I0 कैलकुलेट करना है, अधिकतम धारा का मान यानी शिखर धारा, तो इसमें √2 का गुणा कर दीजिए, आंसर बनेगा आपका I0 = 10√2, यानी आंसर बनेगा 14.14 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरण प्रकाश तथा रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा, तो इसका आंसर है चाल। देखो चाल तीनों की समान रहेगी, ठीक है। तो ये 3 आंसर आपको यहाँ पर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आपको ये जो पूरा मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ये पूरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज पर क्या असर पड़ेगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी, है ना। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी होती है, फॉर्मूला हमारा होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, यानी बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, यानी डी को आप अगर बढ़ाएंगे तो बीटा का मान कम हो जाएगा, तो इस पर कमी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, किस कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होगा? तो जिसके लिए ध्यान से देख लीजिए, जो गतिज ऊर्जा और आपका संवेग होता है ना, रेखीय संवेग, उसमें एक रिलेशन होता है √2m के क्या है यहाँ पर? गतिज ऊर्जा। p क्या है यहाँ पर? रेखीय संवेग। और हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो है लेमडा इज इक्वल टू h/p। तो अब देखिए यहाँ पर m जिसके लिए कम होगा उसके लिए लेमडा अधिक होगा, जिसके लिए m अधिक होगा उसके लिए लेमडा कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से कम होगा, सही है ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन से कम होगा, जब कम होगा तो उसके लिए वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अधिक रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए। अगला क्वेश्चन है थोरियम नाभिक। अगला क्वेश्चन है थोरियम नाभिक का प्रतीक 234 थोरियम 90 है, इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो ध्यान से देखिए, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी दे रखी है? 234। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जितने इसके अंदर प्रोटॉन है और जितने इसके अंदर न्यूट्रॉन है उन दोनों का प्लस कर दीजिए, इस संख्या को हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या है 234, जबकि परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या है 90। दोनों को घटा दीजिए, 144 आंसर आएगा। यह आंसर सही रहेगा इसका 144, तो इसका आंसर आएगा 144। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है A.B, यानी जो दोनों आप इनपुट लगाते हैं, है ना, निवेशी विभव लगाते हैं, वो कैसे होने चाहिए? एक को A नाम दे देते, एक को B नाम दे देते और दोनों का गुणा कर देते हैं, तो A.B आता है इसका आंसर। चलिए, हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय प्रेरण इसके लिए रहेगा टेस्ला। इसकी यूनिट क्या रहेगी चुंबकीय प्रेरण की? देखिए टेस्ला। डी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता होती है ये एक विमाहीन राशि है, इसे लिखेंगे हम ए से। फिर अगला है चुंबकीय फ्लक्स। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है, अदिश है। चुंबकीय तीव्रता, तो जो चुंबकीय तीव्रता है उसके लिए आप लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू B/H। ये आपकी पहली टेबल के सारे आंसर यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अगला है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे, इनका यूज किया जाता है टेलीविजन नेटवर्क के लिए। तो देखिए फर्स्ट का ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। अवरक्त किरणें जो होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है ना। वो आपने पढ़ा होगा कि वो ट्रैपिंग हो जाती है, जाल बन जाता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो अवरक्त विकिरणों को कैद कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अगला है गामा किरणें। तो गामा किरणें जो होती है वो सर्वाधिक आवृत्ति वाली किरणें होती है, इनकी आवृत्ति या जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो गामा किरणें, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी समझाते जाऊँगा कि कितना लिखने पर कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विमी सूत्र लिखिए। इसमें कोई खास बात नहीं है, रटा रटा क्वेश्चन है। विद्युत विभव की आपको डेफिनेशन लिखना है, ये डेफिनेशन आ गई कि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है, विमी सूत्र इसका ये रहा ml² T⁻³ A⁻⁻1। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और मैं इसे चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इतने पार्ट के लिए 1 मार्क दूंगा बच्चे को, इतना लिखने पर हाफ मार्क दूंगा,
और अगला हाफ मार्क मिलेगा आपको इस पर। यानी इस तरह से ये पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसका अथवा वाला देख लेते हैं। इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। मैं आपको बहुत सारे गुण बता देता हूं। देखिए 5-6 गुण लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी 2 गुण आप चिपका दीजिए। 1-1 मार्क का 1-1 गुण होगा, जो भी आप लिखना चाहें इनमें से। मैं पढ़कर आप देख लीजिए, पढ़ने में टाइम बर्बाद क्यों करना। आप वीडियो को पॉज कीजिए, रटे रटाए गुण है, सारे गुण आपके सामने लिखे हुए। जहां पर समझाने का आएगा मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जहां पर मैं टाइम बचा सकता हूं आपका भी और मेरा भी, वहां बचाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके पास 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के एक एक प्रतिरोध है। 15 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु संयोजन का चित्र बनाइए। तो देखिए बेस्ट संयोजन आपको जो बनना चाहिए वो इस तरीके से बन सकता है कि यदि 10 और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो श्रेणी में जोड़ने पर इसका जो नेट प्रतिरोध बनेगा वो 10 + 20 बराबर 30 ओम बनेगा और इस तरह का सर्किट बनेगा। ठीक है, इसके बाद इस सर्किट को मतलब इस RS को हम क्या करेंगे, इस RS को कनेक्ट कर देंगे इस 30 वाले के साथ में पैरेलल। जब पैरेलल कनेक्ट करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है 15 ओम, है ना। आप इसे करके देख सकते हैं, फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। 1/RP = 1/R1 + 1/R2। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर यही बनेगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो 15 ओम। तो सर्किट में कैसे जोड़ना चाहिए, चित्र बनाइए। तो चित्र आप ऐसे बना सकते हैं कि ये 2 है, इन दोनों को मिलाकर आपने RS बनाया और इस RS को आपने 30 ओम के साथ में पैरेलल कनेक्ट कर दिया। आप चाहे तो ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। फाइनली जो चित्र बनेगा वो ऐसा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ पर 30 है, ऐसा भी बन सकता है। तो देखिए जब तक आप ये नहीं बताएंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। हालांकि चित्र अगर डायरेक्ट किसी बच्चे ने बना दिया तो उसे पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे डिटेलिंग करते हैं तो वेरी गुड के साथ मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का अथवा देख लेते हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के रेसिस्टर दे रखे हैं, वो श्रेणी में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप इसे तीनों को श्रेणी में क्रम में जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके, ये देखो ये मैंने लास्ट वाला जो आंसर है वो ये आपका ये आया, इस वाले का, फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का अब आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें आंसर आएगा 6 ओम, है ना। देखिए ये 6 ओम आ गया। अब 6 ओम आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे पैरेलल जोड़ देंगे। जब पैरेलल जोड़ेंगे मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जब फॉर्मूला लगाकर जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 6/11 आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका और इसका अनुपात निकालना है। जब अनुपात निकालने बैठते हैं तो अनुपात RS/RP आएगा, 6/6/11 आएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 6 से 6 कैंसल, 11:1 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो अब मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स में आप देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल कम लिखना है, कम कैलकुलेशन है, इसलिए हाफ मार्क मिलेगा यहाँ पर अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर इतना लिख दिया यहाँ तक तो हाफ मार्क मिलेगा। अगला हाफ मार्क आपको इस पर मिलेगा। और अगला हाफ अगर आप ये सब कुछ नहीं लिखकर बताते हैं और डायरेक्ट आप ये लिखते हैं तो अगला हाफ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में है बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है। आपने इस तरह का डायग्राम बुक में देखा होगा या आपने बनाकर देखा होगा या आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि एक बड़ा सा वायर है, उस बड़े से वायर का एक छोटा सा अल्पांश आपने कंसीडर कर लिया और उस अल्पांश से R दूरी पर आपने यहाँ पॉइंट P मार्क कर दिया और यहाँ पर एंगल थीटा बन गया। जब ऐसा बना तो आपने dB कैलकुलेट किया होगा। बस उसी को क्या कहा जाता है, बायो सेवर्ट के नियम के आधार, मतलब ये बायो सेवर्ट का नियम होता है। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि बायो सेवर्ट के नियम अनुसार अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB = μ0/4π × IDL sin θ/r²। अब देखिए अगर मैं dB का मान μ0/4π के बराबर बता दूं,
dl की वैल्यू 1 मीटर ले लूँ, r की वैल्यू 1 मीटर ले लूँ और थीटा जो है 90 डिग्री ले लूँ। देखो यही सब कुछ लिखा है। अगर ऐसा करता हूं तो मुझे I इक्वल टू 1 एम्पियर प्राप्त होता है। बस इसी को मुझे लैंग्वेज में लिखना है। ये लैंग्वेज में मैंने लिखकर बता दिया। किसी धारा, ये किसी है, किसी धारा अल्पांश से 1 मीटर लंबवत दूरी पर किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁷ टेस्ला है, तब उस अल्पांश में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपने बना दी। अगर आप डायरेक्ट इस डेफिनेशन को लिखते हैं पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, सुन लीजिए। अगर आपने इसे लिखा आपको हाफ मार्क मिलेगा, इसे लिखा आपको 1 मार्क मिल सकता है। आपने ये लिखा है तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपने ये लिखा और उसके बाद ये लिखा या डायरेक्ट इसे लिखा तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल ही जाना है। तो बात समझ में आई। सिर्फ आप ये लिख कर आते तो 1.5 मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं तो पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ में अनुनाद की घटना किस स्थिति में होती है, कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो अनुनाद की घटना कब होती है? जब VL और VC बराबर हो जाता है ना। एलसीआर परिपथ में हमने देखा था जब VL और VC बराबर हो जाता है, यानी प्रेरकत्व पर विभवांतर और संधारित्र पर विभवांतर, जब ये दोनों बराबर हो जाता है तब हम देखते हैं कि एलसीआर परिपथ में जो प्रतिरोध होता है या जो प्रतिबाधा होती है, टोटल प्रतिबाधा, वो कम हो जाती है, R के बराबर हो जाती है। बस इसी को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो कारण इसका क्या रहेगा? एलसीआर परिपथ में अनुनाद का कारण परिपथ की आवृत्ति तथा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का बराबर होना है, जो कि किसके बराबर है? F बराबर 1/2π√L/C, √LC। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले घटना किस स्थिति में होती है, तो आपने ये स्थिति यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। आपको इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? इसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क। और जब आपने ये कारण बता दिया तो कारण के लिए आपको कितना मिलेगा? 1 मार्क, यानी टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा वाला। किसी वायुयान के किस दिशा में गति करने पर इसके पंखों के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, कारण भी स्पष्ट कीजिए। हमें कारण भी बताना है कि इसका कारण क्या रहेगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम देखते हैं कि जब किसी कंडक्टर को यानी किसी चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये चालक तार है और इस चालक तार को मैं मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चला रहा हूँ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे, तो चालक तार पर क्या होगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से जो फ्लक्स होगा वो कटेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कटेगी, चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी इसमें से। इस वजह से क्या होगा कि ये वायर पर करंट आ जाएगा। लेकिन अगर, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर इसमें जो E आता है उसका फॉर्मूला होता है BLV साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा का मान 0 हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो E का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब हम इस वेलोसिटी V को, यानी वेग V को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख देते तब तो 0 हो जाएगा ना। तो बस इसी कंसेप्ट पर हम यहाँ पर बता सकते हैं। 2 मिनट। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर इसी कंसेप्ट के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं। यदि वायुयान उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दिशा में गति कर रहे, तब उसके पंखों के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा। क्यों होगा? उसकी वजह बता देता हूं। जो हमारा धरती का चुंबकीय क्षेत्र है, या तो वो उत्तर दक्षिण में है, उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण उत्तर दिशा में है। अगर हम उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में वायुयान को चलाएंगे तो वायुयान के पंखों पर जो मैग्नेटिक फील्ड बने, जो विभवांतर आएगा, वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका कारण भी बता दिया है ना। इसका कारण भी स्पष्ट करना था। तो कारण क्या है? जब किसी छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चलाया जाता है, तब उस छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल
E बराबर BLV साइन थीटा होता है। और जब थीटा का मान शून्य हो जाता है तब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में हो, है ना। जब थीटा का मान शून्य हो या थीटा का मान 180 डिग्री हो, तब क्या होगा, ई का मान शून्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स कहाँ पर मिलेंगे, तो शून्य लिखने पर, मतलब यहाँ पर बताने पर कि इस दिशा में चलाने पर, तो इसके लिए तो 1 मार्क मिलेगा। और बाद में ये कारण जो आपने स्पष्ट किया इसके लिए 1 मार्क। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख बनाइए। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको किरण आरेख बनाना है। और याद रखिए जब भी आप किरण आरेख बनाए या कोई भी चित्र बनाए तो वो सचित्र होना चाहिए, मतलब उसके अंदर आप ये बताइए कि कौन सी चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये किरण आरेख बन गया। इसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि ए बी क्या है, देखो ये साइड में लिखा। O1 क्या है, अभिदर्शक लेंस, ये O1 अभिदर्शक लेंस है। नेत्रिका लेंस ये रहा। बिंब वस्तु या बिंब ये रहा। और अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ये रहा। तो बस इस पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, अगला इसी का अथवा वाला पार्ट, किसी अपवर्तक दूरदर्शी द्वारा अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख बनाइए। देखो यहां पर भी फिर से किरण आरेख है और अनंत पर बनेगा दूरदर्शी से, ये अनंत पर किरण आरेख बन गया। फिर से वापस हम यहाँ पर ये जरूर बताएं कि ये अभिदर्शक है, यहाँ पर वस्तु जो है वो इन्फिनिटी पर है ना, अनंत से किरणें आ रही है और ये अनंत से किरणें आ रही है। और वापस जो नेत्रिका ने फाइनल इमेज बनाई वो इन्फिनिटी पर बना दी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अभिदर्शक ने जहाँ पर इमेज बनाई वो FO है, उसी पॉइंट पर नेत्रिका का फोकस भी आ गया, मतलब FEB। इससे क्या हुआ कि जब इस नेत्रिका के लिए देखे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, इसके फोकस पर। जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेनार्ड के प्रयोग अंतर्गत प्रकाश विद्युत धारा एवं आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचिए। ध्यान से देखिए, लेनार्ड के प्रयोग अंतर्गत प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचिए। तो इसके लिए ग्राफ खींचने से पहले आप समझ लीजिए कि जो आप प्रकाश विद्युत धारा थी वो धारा तीव्रता के समानुपाती होती है ना, ये आपने पढ़ा है। तो जब तीव्रता के समानुपाती होती है तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस खत्म, ये बना दिया। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, खत्म हो गई बात। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेनार्ड के प्रयोग में, इसका अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। लेनार्ड के प्रयोग अंतर्गत प्रकाश विद्युत धारा एवं विरोधी विभव, देखो ध्यान से सुनना, विरोधी विभव नहीं लिखा है, विरोधी विभव लिखा है, के मध्य ग्राफ खींचिए। वैसे ये ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देता है ना। लेकिन ये कब होता है, जब विभव की बात करें। विरोधी विभव की बात करेंगे तो सिर्फ इतना ग्राफ बनाना है आपको, है ना, इतना ग्राफ बनाना है तो इतना ग्राफ बना दो। ये विरोधी विभव आ गया, यहाँ विद्युत धारा आ गई। जैसे जैसे विरोधी विभव बढ़ेगा विद्युत धारा का मान कम होगा और एक वक्त आएगा कि जब शून्य हो जाएगा। जहां शून्य हो जाएगा बस उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोहर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध लिखिए। तो जो बोहर ने नियम दिए थे उसमें जो दूसरा पोस्टुलेट दिया था, दूसरा प्रतिबंध दिया था, वो क्या था, एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करके था, कोणीय संवेग से। किसी परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाते किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यही बोहर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध है।
अर्थात L बराबर NH अपॉन 2 पाई। N क्या है यहाँ पर 1 2 3 यानी कक्षा की संख्या। बस ये पूरा लिखना था, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ अगर मान लो आपने फॉर्मूला लिखा और बाकी कुछ नहीं लिखा और ये सब लिखा, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा या 1 से ज़्यादा 1.5 मिलेगा। 0.5 लैंग्वेज ना लिखने के लिए कट सकता है। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, किसी परमाणु के नाभिक का आकार उसकी द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित होता है। तो डायरेक्ट आपको संबंधी बताना है कि R इज इक्वल टू R0 A पावर 1/3। ए क्या है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, आर क्या है नाभिक की त्रिज्या तथा R0 नियतांक है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, पी प्रकार के अर्धचालक के की किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, यानी पी प्रकार के अर्धचालक को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाएगी। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला पदार्थ या अशुद्धि को मिलाया जाता है, तब पी प्रकार का अर्धचालक तैयार होता है, जिसमें धनात्मक होल की अधिकता होती है, यानी जो आपके धारावाही होते हैं वो अधिक मात्रा में कौन से होते हैं, होल होते हैं, धनात्मक होता है, इसीलिए इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर पड़ा है। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि में अवक्षय परत किसे कहते हैं। देखो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, पीएन संधि में के बनने के दौरान पी प्रकार के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यानी आवेशवाहक, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब अधिक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं इसमें, और एन प्रकार के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलकर डिफ्यूज होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड बन रहा होता है तब पी टाइप के होल और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। दोनों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल के कारण दोनों संधि की तरफ जाते हैं। जब संधि की तरफ जाते हैं तो यहाँ आकर न्यूट्रल हो जाते हैं या इसे कह जाते हैं अनावेशित हो जाते हैं। एक उदासीन परत बनती है जिसे कहा जाता है अवक्षय परत। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। आकर्षण बल की गणना कीजिए। अब आकर्षण बल की गणना करना है हमें। आकर्षण बल की गणना कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये डायग्राम बन गया कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर रखा है, -5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ रखा है, 1 मीटर यहाँ पर इनके बीच में दूरी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ध्यान से देखिए वायु लिखा है, इसका मतलब ε0 आएगा। कोई और मीडियम लिखा होता तो जरूर हम ε0 K लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू होती है, कितनी होती है भैया 1/4πε0 की वैल्यू। तो भाई 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मान होता है इसका। इसी मान का यहाँ पर यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो 9 × 10⁹। अब देखो एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम। ये माइक्रो कूलम ही नहीं, जरूरी नहीं कि कूलम हो। अगर मीटर लेंगे तो 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पर 1 मीटर, तो आर की जगह तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.225 न्यूटन। क्लियर है बात। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब इसी का अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। अथवा में क्या लिखा है, 1 मीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले को 1 कूलम आवेश दिया गया हो। गोले के अंदर एवं बाहर पृष्ठ के निकट विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपको पूरा विद्युत विभव ज्ञात करना है। 1 मीटर त्रिज्या वाला गोला है। आप समझिए कि अगर 1 मीटर त्रिज्या का गोला है तो उसके अंदर से लगाकर बाहर तक, यानी सेंटर से लगाकर सरफेस तक, ठीक है, यहां से यहां तक
जो विभव का मान होगा वो एक समान होगा। जब खोखले गोले के पृष्ठ पर आवेश होता है तब खोखले गोले के केंद्र से पृष्ठ तक विद्युत विभव एक समान होता है। जब एक समान होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा देंगे। ओहो, फॉर्मूला में मिस्टेक हुई है मुझसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा। खैर, उससे रिजल्ट कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आर का मान एक ही दे रखा है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, इस वजह से रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपको बता देता हूं कि यहां पर मुझसे गलती हुई है, आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के अपवहन, अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। रटा रटाया क्वेश्चन है ये, आपके टर्मिनल एग्जाम में भी आया था। देखिए समझिए, माना किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन है, ये चालक तार है, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है एल, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है ए, यानी इसका जो लेंथ है वो एल है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल ए है। तब एन बराबर, यानी इसमें नंबर डेंसिटी अगर बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई ए एल। भाई पूरे वॉल्यूम को यानी पूरे आयतन को भाग लगा दो एन में, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन है, उसमें ए एल से भाग लगा दो, भाग लगाने पर यह प्राप्त होगा। यह समीकरण 1 हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश जो बहेगा वो कितना रहेगा? Q बराबर माइनस एन ई। अब चालक तार पर V विभवांतर लगाने पर धारा I बराबर कितनी हो जाएगी? Q अपॉन टी। तो Q का मान कितना आएगा? माइनस एन ई अपॉन टी। एन ई, एन की जगह पर हम लिख सकते इस इक्वेशन से कैपिटल एन का मान क्या आएगा? एन ए एल, स्मॉल एन ए एल। अब एन ई ए ये तो बाहर हो गया, एल अपॉन टी। एल अपॉन टी मतलब V। अरे भाई यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जो एवरेज टाइम लगा वो टी है। यहां से यहां तक चलने में टाइम कितना लगा? समय कितना लगा? टी लगा। तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आता है, ए को अपॉन में ले आइए, आई अपॉन ए, ये धारा घनत्व हो गया। धारा घनत्व जे बराबर माइनस एन ई वी, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा। तो चलिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मान लो आपने सिर्फ माना की वाला पार्ट लिखा, आपको 1.5 मार्क मिलेगा। जरा देख लो, समझ लो कितने मार्क्स कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ आपको आधा मार्क मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला लिखने पर कोई मार्क नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आधा मार्क अगला मिलेगा आपको, ये वाला आधा मार्क मिलेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये डाल दिया आपने, अगला आधा मार्क मिलेगा। कितने हो गए आपके? दो मार्क्स हो गए। और ये पूरी स्टेप्स लिखने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। एन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। एन सेल है, उनका श्रेणी क्रम बनाना है। देखो बेटा, ये श्रेणी क्रम बन गया। माना कि एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर एक समान है। याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या मानकर चल रहे हम? एक समान है, ठीक है। तो एक समान है। अब हमने क्या करना है? ए से बी तक ई आर ई आर ई आर ऐसे कर दिया सॉल्व। अब क्या करना है? अब ये करना है कि यहाँ पर इन सबका श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो सभी को जोड़ दीजिए। आर 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 कितनी बार लेंगे? एन बार। तो ये आर एस इक्वल टू एन आर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दिया जाए तो पूरा सर्किट बनेगा। तब यहां पर नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर प्लस एन आर, क्योंकि सब कुछ सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब यहां पर आपके अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि कितने मार्क्स कब मिलेंगे आपको, तो देखिए यहां पर कुछ भी दे नहीं रखा था, इस वजह से आधा मार्क तो मिलना ही चाहिए मानने के लिए। आधा मार्क मिलेगा ये वाला चित्र बनाने के लिए। फिर यहां तक अगर आप सॉल्व करके लेकर आते हैं तो ये आधा मार्क, ये वाला सब कुछ आप लिखते हैं फिर से आधा मार्क, ये 2 मार्क्स हो गए। ये वाला चित्र बनाते हैं आधा मार्क, और अगला ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट अगर लिख देते हैं तो भी आधा मार्क। तो आपके 3 मार्क्स ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 15 मीटर लंबे एवं 6.0
गुणित 10 की घात -7 अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर है ना, ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एल दे रखा है 15 मीटर, ए दे रखा है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, आर दे रखा है 5 ओम। हमें रो कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आर बराबर रो डॉट एल अपॉन ए लिखेंगे। यहां से ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ए इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, एल अपॉन में आ जाएगा, ये एल अपॉन में आएगा। तब क्या आएगा, रो एज इट इज आर ए डिवाइडेड बाई एल है ना। अब यहां पर आर का मान, ए का मान और एल का मान रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो रो बराबर 5 × 6 × 10⁻⁷ अपॉन में 15 सॉल्व करेंगे तो 5 3 3 बचेगा, 3 2 यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा में क्या लिखा है, 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी 10 ओम के किसी प्रतिरोधक से संयोजित होती है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो ईएमएफ दे रखा है 5 वोल्ट, आर दे रखा है 10 ओम, आई दे रखा है 0.4 एम्पियर और स्मॉल आर की का मान ज्ञात करना है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस वाले पेज पर आप देखिए आई बराबर क्या आएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। सॉल्व करेंगे तो आई का मान 0.4, यहाँ पर ई की जगह 5 लिखा, कैपिटल आर की जगह 10 लिखा, प्लस आर लिखा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते गए, सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। अब बात करते हैं कि कब कितने मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने ये सब कुछ अरेंज कर दिया, इस पर भी आपको मार्क मिलेंगे हाफ मार्क। फॉर्मूला लिखा, अगला हाफ मार्क। फॉर्मूला में वैल्यू डाली, सिर्फ वैल्यू डाली, सॉल्व नहीं किया, हाफ मार्क। और इसके बाद में पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आप करके बताएंगे और ये जो कैलकुलेशन यहाँ तक प्राप्त किया आपने, ये अगला 1.5 मार्क, यानी ये 3 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको हाफ मार्क मिलेगा, फॉर्मूला में हाफ मार्क मिलेगा, फॉर्मूला में वैल्यू डालने का हाफ मार्क मिलेगा और कैलकुलेशन और पूरा सॉल्यूशन करने का अगला 1.5 मार्क मिलेगा। इस तरीके से आपको 3 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। देखा भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दीवार पर लगे किसी बल्ब का उत्तल लेंस के द्वारा 3 मीटर सामने की दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाना है। लेंस की अधिकतम फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहां तो मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बता रहा हूं। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 16 का ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानना है तो आप कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 16 को अलग से पूरा एक लेक्चर लेकर 10-15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी तो थोड़ा सा फ्लो में चलेंगे अपन, है ना, क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है और कम से कम समय में आपको सब कुछ समझाना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है यदि किसी बिंब और पर्दे के बीच की दूरी नियत है d है, तब अधिकतम फोकस दूरी के लिए u यानी बिंब की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी बराबर होगी और कितनी होगी, d/2 होगी। याद रखिएगा इस बात को। इस वजह से अगर मैं फोकस दूरी निकालूं तो फोकस दूरी कितनी आएगी, d/4 आएगी, मतलब 300/4। 300 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर d जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, मैंने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। नहीं भी करेंगे और 3/4 लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.75 मीटर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स कहां पर मिलने वाले हैं। तो देखो ये जो कंसेप्ट लगाया, इस कंसेप्ट पर आपको 1 मार्क मिलेगा। इस कंसेप्ट के बाद में आपने ये जो फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला पर 1 मार्क मिलेगा। इस फॉर्मूला में वैल्यू डालने पर हाफ मार्क मिलेगा और वैल्यू का कैलकुलेशन करने पर अगला हाफ मार्क मिलेगा। मतलब आपको इस तरीके से पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यंग के द्विझिर्री प्रयोग से है। तो द्विझिर्री प्रयोग में हमने क्या देखा था कि जो तरंग दैर्घ्य होती है 600 नैनोमीटर है, झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 नैनोमीटर mm है
और पर्दा जो है वो 1.4 मीटर की दूरी पर है। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई देखिए बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। इसमें लेमडा दे रखा है 600 नैनोमीटर, तो देखो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ के बराबर होता है। अब इसमें 2 जीरो पहले से है, तो 600 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा, तो देखो 6 × 10⁻2 तो पहले से है, और 10⁻⁷ का गुणा कर देंगे तो 10⁻⁷ बचा ये रहा। mm का मतलब होता है 10⁻⁻3, और पॉइंट को मैं एक इधर ले जा रहा हूं तो 10⁻⁻4 1.4। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 × 10⁻³ यानी 3 mm की एक फ्रिंज बनेगी। आया समझ में ये? अब एक और चीज सुन लो, कितने मार्क्स कब मिलेंगे? ये जो कुछ भी आपने लिखा है इस पर मिलेंगे आधा मार्क, फॉर्मूला लिखने का मिलेगा आधा मार्क, फॉर्मूला में वैल्यू डालने का आधा मार्क, ये जो आपने यहां पर कैलकुलेशन में पहले से नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया और ये सब किया ना, कन्वर्जन का आधा मार्क, ये 2 मार्क्स हो गए, और यहां पर कैलकुलेशन और आंसर लिखने का 1 मार्क, यानी ये 3 मार्क्स का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार के अंतर्गत कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, कार्यविधि बताना है, निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख भी बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये परिपथ का चित्र हो गया, अर्ध तरंग दिष्टधारी का परिपथ चित्र। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, जिसमें एक्स वाई लगा है और ए बी लगा है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को किससे कनेक्ट कर दिया है? प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर दिया है। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर धारा बहेगी प्रत्यावर्ती, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ए और बी में भी प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो डी लगा हुआ है इसे कहते हैं डायोड संधि, मतलब पीएन जंक्शन संधि, पीएन संधि। तो ये पीएन संधि लगा हुआ है और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टर है। ठीक, ये परिपथ का चित्र बन गया। परिपथ के चित्र के बाद हम देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि इसकी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको कार्यविधि समझाना शुरू करता हूँ। पहले मैं निवेशी और निर्गत विभव भी बता देता हूँ। तो निवेशी एवं निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, ये परिवर्तन आरेख। ठीक है, ये यहाँ पर निवेशी विभव है और यहाँ पर निर्गत विभव है। इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा वापस से इसको देख लेते हैं। मान लो किसी क्षण यहाँ ए पर धनात्मक विभव आ जाता है और यहाँ ऋणात्मक विभव आता है, तब पी सेक्शन, इसका जो पी पार्ट है, पी भाग है, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? धन से, है ना। पी फॉर प्लस और धन मतलब प्लस, दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब पी जुड़ गए। इसका भी धनात्मक विभव, इसमें भी पी सेक्शन। तो जब ऐसा जुड़ेगा तब इसे कहा जाता है अग्र अभिनति। किसे क्या बोलते हैं? इसे अग्र अभिनति। जब अग्र अभिनति में रहेगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, है ना। तो यही बताया गया है डायग्राम में, आप देखिए, और यहां पर भी यही लिखा है। जब ऐसी धारा का ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली एक्स पर ऋणात्मक होता है, वाई पर धनात्मक होता है, तो प्रेरण के कारण ए पर धनात्मक और बी पर ऋणात्मक आ जाएगा। इसकी वजह से पीएन संधि पश्च अग्र अभिनति में यानी फॉरवर्ड बायस में जुड़ जाएगी, अतः संधि से धारा प्रवाहित होगी। तो जैसे ये वाला करंट चलेगा, है ना, ये वाला। तो इस वाले पार्ट के लिए देखो यहां पर धारा बहेगी। जब ऋणात्मक होगा यानी इसका उल्टा हो जाएगा, तब पीएन संधि पश्च अभिनति में चली जाएगी। जब पश्च अभिनति में चली जाएगी तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और इस तरीके से हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया, और इसका जो पूछा गया था आपसे निवेशी और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, वो भी बता दिया आपने। ठीक है, चलिए
अगला पार्ट देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है नैंड गेट और एंड गेट तथा नॉट गेट का कैसे प्राप्त करेंगे, आवश्यक चित्र एवं सत्यमान सारणी बनाइए। देखिए सुनिए, नैंड गेट से और एंड और नॉट बनाना है। डायरेक्ट बच्चा क्या सोचता है कि नैंड आया है और गया है, एंड आया नॉट आया, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट उसने नैंड बना दिया, और बना दिया, एंड बना दिया, नॉट बना दिया। ये सेम है सारा खेल है। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, या जो से लिखा है, इस से हमें सब कुछ चेंज करके पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, इसको सुलझाने की हम कोशिश करते हैं। नैंड गेट का चित्र ऐसा होता है, नैंड गेट ऐसा होता है। क्या करता है नैंड गेट? नैंड गेट भाई y इज इक्वल टू ए बी जो होता है उसको इन्वर्ट कर देता है, उसका उल्टा देता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करता है तो देखिए यहाँ पर हमने नॉट गेट बनाया। नॉट गेट कैसे बनाया? जब नैंड गेट के दोनों निवेशी टर्मिनल, यानी जो इसके इनपुट है ना दोनों, उसको जोड़ दीजिए, तब नॉट गेट प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले मैंने नॉट गेट बनाया। नॉट गेट क्यों बनाया? उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर नॉट मिल जाएगा तो और एंड को मिल एक्सक्यूज मी, और एंड को लाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इस पर भी ए आ गया, इस पर भी ए आ गया। ए और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए का मल्टीप्लाई ए देगा, y इक्वल टू ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब नॉट आएगा, तो y इक्वल टू ए नॉट। अब इसकी सत्यमान सारणी देख लेते हैं। तो सत्यमान सारणी क्या रहेगी इसकी? निवेशी विभव रहेगा ए 0 और 1, क्योंकि ए ही तो है और तो कुछ है नहीं, तो 1 और 0। y का क्या आएगा? 1 और 0। यहाँ पर देखो, जब 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 का इन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। आ गया यहाँ तक समझ में? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इसमें एंड गेट। तो एंड गेट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो डी मॉर्गन थ्योरम होती है वो क्या कहती है? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का व्युत्क्रम प्लस बी का व्युत्क्रम, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ए बार और बी बार का अगर पहले गुणा करे और उसका व्युत्क्रम निकाले तो क्या निकलेगा? ए का व्युत्क्रम और उसका व्युत्क्रम प्लस बी का व्युत्क्रम और फिर उसका भी व्युत्क्रम। तो जब ए का व्युत्क्रम निकालते हैं तो ए प्राप्त हो जाता है। तो मतलब यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी किसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है? बुलियन व्यंजक होता है और गेट का। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया हमें, और गेट आ गया। तो और गेट कैसे बनेगा? देखो, पहले एक नॉट गेट लगाया, उसको ए इनपुट दिया तो ए बार मिलेगा, बी इनपुट दिया दूसरे नॉट गेट को तो बी बार मिला। ये दोनों मिलकर यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? y बराबर ए बार डॉट बी बार का बार मिलेगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का गुणा और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। सत्यता सारणी बना लेते हैं, सत्यमान सारणी। तो सत्यमान सारणी क्या कहती है? ए बी और y इक्वल टू ए प्लस बी। तो 0 लिखा है यहाँ पर तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 लिखा तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0। तो देखो 0 प्लस 0 पर 0 मिला, 0 1 को ऐड किया तो 1 मिला, 1 प्लस 0 किया तो 1 मिला, 1 प्लस 1 किया तो 1 मिला। आ गया समझ में? 1 प्लस 1 मतलब 2 नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पर समझिए। स्विच ऑन प्लस स्विच ऑन मतलब स्विच ऑन, है ना। एक विभव हाई है, दूसरा भी विभव हाई है, तो हाई विभव मतलब, है ना। आ रहा है समझ में? इसमें भी इसका मतलब क्या होता है? एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, एलईडी नहीं जल रहा है, एलईडी नहीं जल रहा है। तो दोनों में लिखें, दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा? एलईडी नहीं जल रहा है। 0 प्लस 1 एलईडी जल रहा है, एलईडी नहीं जल रहा है, एलईडी जल रहा है। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हाई पोटेंशियल। इस तरीके से अगर देखें तो 1 प्लस 1 भी 1 मिलेगा। अगला देखेंगे, एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट में देखो, एंड गेट में आपको सोचना पड़ेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। तो ए डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डॉट बी है, ए और बी का गुणा हो रहा है और उसका व्युत्क्रम हो रहा है, फिर उसका व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो लास्टली आंसर क्या आएगा? ए बी आएगा। तो बस हमें मिल गया यहाँ पर एंड गेट। एंड गेट कैसे मिलेगा? कि आपने एक गेट लिया जो ए और बी से मतलब नैंड गेट लिया, नैंड गेट में आपने ए डॉट बी बार लगा दिया और फिर एक नॉट गेट लगा दिया उसके सामने,
तो आंसर क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए बी। तो सत्यमान सारणी क्या कहती है, ए बी मिलेगा, y इक्वल टू ए डॉट बी। अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर देखें तो 4 ही मिलेंगे। ये 4 कॉम्बिनेशन 0 0 मिलेगा, 0 1 मिलेगा, 1 0 और 1 1। इसके अलावा कोई पांचवा कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। तो 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 मिलेगा। ठीक है, अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, नामांकित चित्र है, कार्यविधि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान का सूत्र, और फिर लिखा है प्रेरित धारा का समय के साथ परिवर्तन आरेख, है ना, ये सब कुछ दे रखा है। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा काम है, नामांकित चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो अब यहां पर क्या क्या चीज क्या दे रखी है, देखिए चित्र में ए बी सी डी क्या है, एक आयताकार कुंडली है, एन और एस क्या है, चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव है, C1 C2 यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको ये कार्बन ब्रश है, R1 और R2 इसकी रिंग है। अब इसकी कार्यविधि पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कार्यविधि। तो इसकी कार्यविधि क्या कहती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के पर कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चालक तार से बनी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण धारा बहने लगती है। बात समझ में आ गई। जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो उस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन तथा कुंडली का एक समान कोणीय वेग ओमेगा है तब किसी क्षण कुंडली में से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना बनेगा, एन ए बी कॉस थीटा। एन क्या है यहाँ पर, फेरों की संख्या, ए क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है। ए क्या है, ए है उसका एरिया सदिश, क्षेत्र सदिश, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा किसी क्षण उसका कोणीय विस्थापन है। ठीक है, यहां पर ये सब कुछ लिखा है। थीटा कैसे निकालेंगे, ओमेगा मल्टीप्लाई टी। देखो ध्यान देना, जो ओमेगा है वो कोणीय वेग है, कोणीय वेग कैसे निकलता है, थीटा बाई टी। तो टी का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, बस यही लिखा है। अब यहां पर थीटा का मान सब्सटीट्यूट करें तो एन ए बी कॉस ओमेगा टी। इन्हीं सब चीज़ों का हम अगली पेज पर यूज़ करेंगे। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फेराडे का नियम आ गया। तब E बराबर माइनस एन ए बी डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। देखिए फाई कितना निकाला था हमने, फाई निकाला था एन ए बी कॉस ओमेगा टी। अब देखो टी पर डिपेंड करने वाला फंक्शन तो सिर्फ इतना है, ये तो सब कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस एन ए बी और यहाँ कॉस का हो जाएगा साइन, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है इसका किरण आरेख, समय के साथ में परिवर्तन आरेख। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, और उसका समय के साथ अगर हम देखें तो वो समय के साथ में साइन फंक्शन है तो साइन कर्व बन जाएगा। यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है कि अगर टी देखें हम, ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, कुंडली को जब घुमाएंगे तो कुंडली को घुमाने में एक चक्कर जब कंप्लीट होगा तो वो चक्कर कंप्लीट होने में जो टाइम लगा, मतलब उसका जो आवर्त काल होगा, है ना, बात समझ में आ रही है, आवर्त काल वो है टी। उसके 1/4 आवर्त काल पर विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम चला जाएगा, फिर मतलब हाफ पर कितना हो जाएगा, 0, फिर से 3t/4 पर अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाएगा,
और टी पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।